मित्रों, नमस्कार। आज मैं एक महान साहित्यकार के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके लिए साहित्य हवा, पानी और धूप रहा है। उन्होंने अपनी लेखनी के बल पर ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। उनकी रचनाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में ससम्मान प्रकाशित होती रही हैं। वे साहित्यकार हैं राम कुमार आत्रेय जी। तो मैं उनके जीवन पर, उनके साहित्य पर प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि आत्रेय जी गत वर्ष हमें छोड़कर चले गए, इस सांसारिक यात्रा को पूरी कर गए। लेकिन उनका साहित्य हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, हमारे जीवन मूल्यों को पोषित करता रहेगा। तो मैं बात करता हूँ आत्रेय जी पर। हरियाणा साहित्य अकादमी के बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित मूर्धन्य साहित्यकार राम कुमार आत्रेय जी, जिनके लिए साहित्य हवा, पानी और धूप रहा। वे स्वयं कहा करते थे, साहित्य मेरे लिए हवा है, पानी भी है और धूप भी। इन्हें पाने और सहेजने के लिए मैं अक्सर भटका भी हूँ और अटका भी हूँ। इसी राह पर आगे बढ़ते रहने पर मैंने झटका भी खाया है और पटका भी। इस प्रक्रिया के दौरान मेरे तन मन पर गहरे निशान जन्म लेते रहे हैं। तन पर पड़े निशान तो समय पाकर कर्म अनुसार मिटते रहे और फीके पड़ते रहे, परंतु मन पर पड़े निशान निरंतर सालते रहे। उनका फीका पड़ना, मिटना मेरे वश में कभी नहीं रहा। निशान पड़ने की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। लगता है जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जारी ही रहेगी। ऐसी साधना करते थे आत्रेय जी साहित्य की, और इसी साहित्यिक साधना के बल पर आत्रेय जी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी रचनाएं ससम्मान प्रकाशित तो होती ही रही, इसके साथ साथ अंग्रेजी, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, डोगरी, उर्दू भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ। और इसी बल पर उन्हें अनेक संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। वरिष्ठ साहित्यकार अमृतलाल मदान जी हमारे कैथल से साहित्यकार हैं, बहुत बड़े। उन्हें यानी राम कुमार आत्रेय जी को वे साहित्य कुटीर का कबीर कहा करते थे। वे कहते थे कि साहित्य उनके मन, हृदय
और आत्मा में वास करता है। ये बिल्कुल सत्य बात थी। आत्रेय जी जब मेरे घर पर आते थे या मैं उनके घर जाता था तो मैं अक्सर देखता था कि वे जब साहित्य पर बात करते थे तो वो उसी विषय पर सोचते रहते थे। जैसे कहानी लिख रही हैं तो वो कहानी पर ही सोचते रहते थे। एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ आपको साथियों कि उस दिन वो रात को मेरे घर पर रुके थे और हम एक लघु कथा पर चर्चा कर रहे थे सोने से पहले, और उसका शीर्षक जो है लघु कथा का बन नहीं पा रहा था। तो आत्रेय जी कहने लगे कि आप इसको अभी रख दो, सुबह देखेंगे। और मित्रों, कमाल था कि जब हम सुबह उठे और घूमने के लिए गए बाहर तो कहते कि उस लघु कथा का शीर्षक ये रख लीजिए। मुझे ऐसे लगा जैसे आत्रेय जी पूरी रात जैसे उसी शीर्षक के बारे में सोचते रहे। ऐसे ही कई कहानियों के बारे में भी वो बात करते थे तो बताते थे कि राधेश्याम, कई कई दिन जो है चैन नहीं पड़ता, कोई कोई पात्र तो इतना बेचैन कर देता है कि मन करता है कि बैठ के रो पड़ूं। और मैंने उनकी मनस्थिति देखी भी है कि वो जब किसी पात्र के दुख दर्द को लिखते थे तो ऐसे लगता था जैसे कि वो पात्र उनके हृदय में आकर के वास कर गया है और वो उसकी एक एक पीड़ा को एक एक शब्द में पिरो रहे हैं और उस दर्द को खुद महसूस कर रहे हैं। मित्रों, उनकी एक कहानी पंजाब केसरी में प्रकाशित हुई थी। आत्रेय जी खुद बताते थे कि जब वो कहानी प्रकाशित हुई तो पंजाब में एक महिला ने वो कहानी पढ़ी और फिर आत्रेय जी को पत्र लिखा। आत्रेय जी बताते हैं कि वो पत्र आंसुओं के निशान थे उस पत्र पर। उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो एक कहानी पंजाब केसरी में प्रकाशित हुई है, ये कहानी आपने मेरे जीवन पर लिखी है और मैं यह पत्र रोते हुए जो है लिख रही हूँ। मित्रों, आत्रेय जी की कल्पना शक्ति भी कितनी प्रबल थी कि उसने नारी की उस पीड़ा को किस तरह से व्यक्त किया कि वो पीड़ा उस नारी को अपनी पीड़ा लगी। तो मित्रों, ये साहित्यिक साधना के बिना संभव नहीं है। आत्रेय जी हरियाणा की माटी से जुड़े साहित्यकार रहे हैं। उनका जन्म कैथल जिले के करोड़ा गांव में नेकीराम शर्मा और राजदेवी के घर पर 1 फरवरी 1944 को हुआ। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। और मित्रों, ये भी एक कमाल ही है कि जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे, नौकरी लगने पर उसी विद्यालय में अपनी सेवाएं दी और उसी विद्यालय से
वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने प्राथमिक अध्यापक के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की, फिर हिंदी अध्यापक लगे, फिर हिंदी विषय के ही प्राध्यापक लगे और प्रधानाचार्य के पद से वो सेवानिवृत्त हुए। देखिए मित्रों, ये आत्रेय जी का बड़प्पन ही कहा जाएगा कि वो इतने शिक्षित होने के बाद भी खुद को साक्षर मात्र मानते थे। अपनी जीवन परिचय में वो जब शिक्षा की बात करते थे तो उसके सामने यही लिखते थे कि मैं स्वयं को साक्षर मानता हूँ। उनकी जिंदगी में झांक कर देखे तो सुख कभी ढंग से उनके जीवन में ताल नहीं बिठा पाया। बताना चाहूँगा, 6 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया। आगे चलकर 30 वर्ष की आयु में एक बीमारी में उनकी धर्मपत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके इस लौकिक संसार से विदा हो गई और उनके जाते ही आत्रेय जी भी एक बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, लेकिन उन्हें स्वयं को संभाला, स्वस्थ हुए। लेकिन 2008 में उनकी नेत्र ज्योति साथ छोड़ गई। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साहित्यकार की नेत्र ज्योति साथ न दे तो उसके मन पर क्या बीतेगी। आत्रेय जी स्वयं कहते थे कि राधेश्याम, ये किताबें और ये पत्रिकाएं जैसे मुझे चिढ़ाती सी रहती हैं। मैं इनके ऊपर हाथ फेरता हूँ, मन में दुख पैदा होता है कि हे भगवान, तुमने मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली, आखिर क्यों। लेकिन मित्रों, उसके बाद भी उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी। वे अपने दुख को भूलकर आम आदमी की पीड़ा को शब्दों में पिरोकर समाज को एक नई राह दिखाने का प्रयास करने लगे थे। यदि उनके साहित्य की बात करें तो वे स्वयं को मूलतः कवि मानते थे। वे बताते थे, मैंने शुरुआती दिनों में विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य पढ़ा। मुझे विष्णु प्रभाकर के नाटकों में और रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में बड़ा आनंद आता था और दिनकर की कविताओं से प्रेरित होकर मेरे मन में काव्य के अंकुर फूटने लगे। ये अंकुर बचपन में ही फूटने लगे थे। वो बताते हैं कि मेरी माता घर में सुबह शाम भजन गाया करती थी, मैं उन्हें सुना करता था। उनकर सुन कर मैं छोटी छोटी रचनाएं रचने लगा था और फिर वो जा कर के वे रचनाएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बनी और किताबों का रूप लेने लगी। बुझी मशालों का जुलूस, बूढ़ी होती बच्ची, आंधियों के खिलाफ, रास्ता बदलता ईश्वर और नींद में एक घरेलू स्त्री, ये इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी कविताएं बिना किसी आडंबर के सीधी सरल भाषा में लिखी गई। उन पर स्पार्ट्स बयानी का आरोप लग सकता है, पर आत्रेय जी का मानना था
कि मात्र कला के नाम पर लिखी गई कविताओं में भाषा की जटिलता और सर्वथा अप्रचलित बिंबों की बोझिलता एक गुण हो सकती है, लेकिन दुख दर्द की भाषा किसी आडंबर की मोहताज नहीं होती। फिर मैं तो उस कविता को कविता नहीं मानता जो पाठक के दंड पेलने पर भी उसकी समझ में न आए। वे साहित्य में वास्तविक जीवन और जीवन में साहित्य की उपस्थिति को आवश्यक मानते हैं। उनकी कहानियों में यह सब स्वतः स्पष्ट होता चला जाता है। आत्रेय जी के 3 काव्य कहानी संग्रह पिलूरे तथा अन्य कहानियाँ, आग, फूल और पानी और सिर्फ कहानी नहीं, ये प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियाँ पाठक को अन्याय के विरुद्ध एक हथियार थमाती हैं, एक समझ पैदा करती है कि जुर्म करना पाप है तो जुर्म सहना भी पाप है। किसान की पीड़ा इनकी रचनाओं में मिलती है। गांव की जितने भी समस्याएं हैं गांव की, वो इनकी कहानियों में प्रमुखता से स्थान पाती हैं। आत्रेय जी की लगभग 4 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए। 21 जूते, आंखों वाले अंधे, छोटी सी बात और बिन शीशों का चश्मा, ये प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी लघु कथाओं में समकालीन समाज की चिंताएं यथार्थ रूप में स्थान पाती हैं और इनकी लघु कथाओं का आश्रय देखिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र योगेश कुमार ने कथादेश पत्रिका में अखिल भारतीय कथादेश लघु कथा प्रतियोगिता में पुरस्कृत लघु कथा एकलव्य की विडंबना को इलाहाबाद की गलियों में स्ट्रीट प्ले के रूप में प्रस्तुत किया। स्मरण रहे, इससे पूर्व भी कथादेश द्वारा आयोजित लघु कथा प्रतियोगिता में पुरस्कृत लघु कथा बिन शीशों का चश्मा का भी नाट्य रूपांतरण करके इंदौर की एक संस्था ने उनका मंचन किया था। उनकी रचनाओं में हरियाणा की माटी की खुशबू बड़ी शिद्दत से महसूस की जा सकती है। उनका हरियाणवी भाषा में एक दोहा संग्रह सच्चाई कड़वी घनी और माटी की आवाज़ प्रकाशित हो चुके हैं। माटी की आवाज़ से संबंधित एक विशेष घटना का उल्लेख करते हुए आत्रेय जी बताया करते थे, बात 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के प्रारंभ की है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। मैं भी उसमें आमंत्रित था। लंच के वक्त मैं सबसे अलग एक तरफ घास पर बैठा था। तभी डॉक्टर पृथ्वीराज कालिया जी मेरे समीप आए और मेरी बाँह पकड़ करके एक कमरे में बैठे विशेष अतिथि डॉक्टर नामवर सिंह जी के पास ले गए। उनके समक्ष मुझे खड़ा करते हुए कालिया जी ने नामवर जी से कहा,
यह वह रचनाकार है जिनकी रचनाओं में हरियाणा की माटी की गंध मौजूद है। इनका नाम राम कुमार आत्रेय जी है। इनकी रचनाओं की गंध इतनी प्रखर है कि आप उसे माटी की आवाज भी कह सकते हैं। स्मरण रहे मित्रों, डॉक्टर पृथ्वीराज कालिया स्वयं एक सशक्त कवि थे और तब साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। आत्रेय जी लगातार 3 वर्षों तक दैनिक ट्रिब्यून के लिए खरी खोटी नामक स्तंभ लिखा करते थे, जिसमें वे समसामयिक विषयों को आधार बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में आम जन की बात कहा करते थे और एक अंत में एक चुटकुला दिया करते थे। मित्रों, इसके अतिरिक्त आत्रेय जी की कविताएं विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के एमए विषय में जो है पढ़ाई जाती रही हैं। उनके साहित्य पर एमफिल हुए। दूरदर्शन पर अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने भागीदारी की। उनका साक्षात्कार हिसार दूरदर्शन चैनल पर हुआ। आकाशवाणी रोहतक, कुरुक्षेत्र, पटियाला, जम्मू, दिल्ली, वहाँ पर इनकी रचनाएं लगातार रिकॉर्ड होती रही। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देश की सभी पत्र पत्रिकाओं में वे प्रकाशित होते रहे। और मित्रों, कभी किसी भी साहित्यकार के प्रति उनके मन में न तो कोई मनमुटाव था और ना ही किसी संपादक के प्रति जिन्होंने उनकी रचनाएं प्रकाशित की या नहीं की, सबको वो सम्मान देते रहे। मैं कई बार कह भी देता था, सर वो संपादक तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी आपकी रचना को उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। तो वो एक ही बात कहा करते थे, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी या हो सकता है कि मेरी रचना उनको पसंद ना आई हो। तो वो बड़े ही शालीनता से अपनी बात को रखते थे। और मित्रों, लगातार लेखन उनका अंतिम समय तक, मैं बताना चाहूँगा कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर घरोंडा करनाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। रात शाम को कार्यक्रम शुरू हुआ, देर रात समापन हुआ। तो वो उसमें भाग लेकर के वापस अपने घर जा रहे थे। उनके साथ हमारे मित्र अरुण कुमार जी, जिनका एक कहानी संग्रह और एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है, उनके साथ वो कुरुक्षेत्र वापस अपने घर जा रहे थे। तो अरुण जी उनको एक ऐसे स्थान पर छोड़कर चले गए जहाँ से उन्हें घर जाने में सुविधा भी थी और उनके नज़दीक भी पड़ता था।
और उनका पोता विकास जो है उनको लेने भी आ गया था। लेकिन दुर्भाग्य कि जैसे वो सड़क पार कर रहे थे, एक कार चालक असावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहा था और कुछ मित्रों उन दिनों कुरुक्षेत्र में मुख्य सड़क जो है वो टूटी हुई थी। और मुझे इस बात का दुख है बताते हुए कि आज 1 साल के बाद भी वो सड़क आज तक नहीं बनी। कितनी ही जिंदगियां वो सड़कें लील जाती हैं। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारा शासन प्रशासन क्या आंखें मूंद कर बैठ जाता है। 1 साल की अवधि कोई छोटी नहीं होती, उसके बावजूद भी वो सड़क आज तक नहीं बनी। और उसी सड़क ने आत्रेय जी के जीवन में अंधेरा ला दिया। उसी दिन वो हॉस्पिटल में दाखिल किए गए। दर्द रहा, कभी बढ़ जाता कभी कम हो जाता, और इस प्रकार वो 15 दिन के बाद 29 सितंबर को इस संसार से अलविदा हो गए। मित्रों, जैसे ही साहित्यकार मित्रों को इस बारे में पता चला, सभी को जानकर बहुत दुख हुआ। सबने अपनी संवेदनाएं, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि आत्रेय जी एक ऐसे इंसान थे जो दुख दर्द में सबके साथ खड़े रहते थे। साहित्यकारों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। लेखनी के प्रति वे समर्पित रहे। तो आज वे हमारे बीच नहीं है, पर हम सबका दायित्व है कि हम उनके साहित्य से प्रेरणा लें और उनके साहित्य को आगे बढ़ाएं। मैं आत्रेय जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद।